हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़िए। ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है और एक साथ इस चैनल पर आइए। आप सब एकजुट होकर आइए और बड़े जोश के साथ आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। और हर टॉपिक, हर वीडियो आप सब देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल के लिंक को इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के हर एक नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए और आप सब जुड़ते हुए आइए और आप सब इतना प्यार और सपोर्ट कर दीजिए हमें कि हमारा दिन प्रतिदिन जोश बढ़ता जाए और आप सभी के लिए संपूर्ण भारत की हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को पूरा कंप्लीट करा सके, पूरा निःशुल्क करा सके। हमारा उद्देश्य है बच्चों कि भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को गंगा एकेडमी के माध्यम से पूरा निःशुल्क में आप सभी को उपलब्ध कराना, साथ में पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध कराना। बस आप सभी का जोश मांगता हूं, आप सभी का सपोर्ट मांगता हूं, आप सभी का प्यार मांगता हूं। तो चलिए, आप सब हमें प्यार सपोर्ट देते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट देते जाइए। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन में। लास्ट हमारा बचा था फ्रांसीसी। हमने दो इससे पहले के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप सब उन वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि जब क्रम से आप सब हर वीडियोस को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पहली कंपनी आपको पुर्तगाली को बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आप सब उस वीडियो को देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। पुर्तगाली के बाद अगली कंपनी आती है डच। डच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे अंग्रेजी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसके बाद डेनिश को भी हमने पढ़ चुका। आज का टॉपिक है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आते हैं और भारत में आकर ये क्या करते हैं, इनसे जुड़े हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इन्हीं सब बिंदु पे आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में आप सभी से डिस्कस होगी, वार्तालाप होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब तक अंग्रेजों का परचम इतना नहीं फहरा था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1707 के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल के जितने सम्राट थे, जितने शासक थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर थे और इन्हीं की कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, जिस भारत को अपने प्रभुत्व में लेने का प्रयास किया। पहले एक व्यापारी के रूप में भारत में आते हैं और बाद में अपना प्रभुत्व जमाते हैं और उस प्रभुत्व को जमाकर स्वयं भारत के शासक बन बैठते हैं। और कहा गया है कि किसी को बैठने की जगह दोगे तो अपना पैर जरूर फैलाएगा। इस नाते किसी को बैठने की आप जगह दोगे तो जाहिर सी बात है वो आने वाले कभी वक्त में वो पैर भी फैलाएगा, विश्राम भी करेगा। तो वही हाल अंग्रेजों ने पर हुआ कि उत्तरवर्ती मुगल काल में शासकों की कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और एक व्यापारी के रूप में भारत में पहले बैठने के बाद आराम किए, उसके बाद सारा साम्राज्य अपने हाथ में कर लिए। आज के हालतों में अगर हम देखें तो देखिए, बीजेपी की सरकार भी है। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूँ। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूँ।
आज वर्तमान में आप बीजेपी की हालत देख लीजिए। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई और इन्होंने आपने अपने मत का प्रयोग करके इन्हें सत्ता दे दिया और अब सत्ता को छोड़ने का ये नाम नहीं ले रहे हैं। आप श्याम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। तो तरह तरह के ईवीएम घोटाला भी आप सभी ने सुना होगा। तो किसी को आप बैठने की जगह दोगे तो निश्चित रूप से वो पैर फैलाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातों पे नहीं जाते हैं, सीधे हम टॉपिक में आते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आज लास्ट हम कंपनी पढ़ेंगे फ्रांसीसी। तो हेडिंग डालिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सवाल कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मैंने आपसे बताया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जिस कंपनी का आगमन हुआ था वो थी ये डेनिश कंपनी। अर्थात सबसे डेनिश के बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है फ्रांसीसी कंपनी का। मेरे प्यारे बच्चों, डेनिश जब भारत में आए थे तो इनका साम्राज्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ था। अंततः ये अपने ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार कर चुके थे। इन्होंने जो कुछ अपनी कंपनियां स्थापित किए थे वो सारे के सारे अंग्रेजों को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच कर चले जाते हैं और बेच के चले जाते हैं। तो अंत में अब आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब डेनिश जब आते हैं तो ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाते हैं, सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और जो एक दो कंपनी उन्होंने स्थापित किया था, किसने? डेनिश ने। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ कंपनियों की स्थापना किया था वो सारी फैक्ट्रियों को, सारे कारखाने को अंग्रेजों के हाथों में बेच कर चले जाते हैं और लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में जो यूरोपीय कंपनी आती है वो और कोई नहीं था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भारत में आने वाली सबसे अंत में जिस यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है वो कोई और नहीं था बल्कि यही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में जिस यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है भारत में वो कौन थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1664 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों, इस 1664 ईस्वी में 1664 एडी में फ्रांस के सम्राट कौन थे? 1664 में आपसे पूछा जाए कि फ्रांस का सम्राट कौन था तो 1664 में फ्रांस का सम्राट लुई 14वां था। लुई 14वां आप सभी की हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो यही लुई 14वां 1664 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट होता है और इस लुई 14वें का एक मंत्री था कोलबर्ट। नाम याद कीजिएगा। 1664 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट लुई 14वां होता है और लुई 14वें का एक मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। तो आपके परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए सवाल या कोई किसी ने आपसे पूछ लिया जाए कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कौन किया था तो मेरे प्यारे बच्चों भूलिएगा मत, याद कर लीजिएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों एक ही नाम है।
इस कंपनी का गठन लुई 14वें का एक मंत्री था, कोलबर्ट। कोलबर्ट कौन था? लुई 14वें का एक मंत्री था। इन्होंने 1664 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना किया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत के अंदर कहाँ लगाई गई थी? तो लिख लीजिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत के अंदर सूरत में स्थापित की गई थी। सूरत में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेगा आपको? नहीं सर, हमेशा के लिए याद हो गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत के अंदर कहाँ लगाई गई थी? तो भारत के अंदर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी। सूरत में स्थापना हुई थी। कब? तो 1668 ईस्वी में स्थापना हुई थी। तो याद कर लीजिएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत के अंदर सूरत में स्थापना हुई थी 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में। अब अगला एक स्थान है मरकारा। मरकारा एक नाम है। मरकारा एक नाम है। तो मरकारा ने भारत में फ्रांसीसियों की अब दूसरी कोठी की स्थापना होती है। पहली फ्रांसीसियों की कोठी यानी कारखाना यानी फैक्ट्री, मैंने आपको फैक्ट्री, कारखाना, कोठी टॉपिक के शुरुआत में ही पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बता चुका हूं कि चाहे कोठी कहे, कारखाना कहे, फैक्ट्री कहे, सब एक ही चीज है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी की स्थापना कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी। कब हुई थी? 1668 में हुई थी। भारत के अंदर की मैं बात कर रहा हूं। और अब भारत में फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी पर आते हैं। तो पहली कोठी, पहली कारखाना, पहली फैक्ट्री फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में 1668 में सूरत में स्थापित की। तो क्या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई और फैक्ट्री भी स्थापित की थी? बिल्कुल सर, पहली सूरत में स्थापित की थी। तो दूसरी कोठी फ्रांसीसियों ने मरकारा ने स्थापित की थी। कहाँ? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में कब? तो 1669 ईस्वी में स्थापित की थी। भारत के अंदर फ्रांसीसियों ने दूसरी कोठी मरकारा में स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में 1669 में। तो पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी फ्रांसीसियों ने? सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। और दूसरी फ्रांसीसियों ने दूसरी कोठी मरकारा में स्थापित किया था, मछलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में। अब आते हैं 1690 से 1692 का काल। तो 1690 से 1692 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन नाम याद कीजिएगा। 1690 से 1692 ईस्वी में एक नाम है फ्रैंको मार्टिन। तो फ्रैंको मार्टिन ने 1690 से 1692 ईस्वी में बंगाल में एक स्थान है चंद्रनगर। यहाँ चंद्रनगर बंगाल में है। तो चंद्रनगर में अपनी एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना की। और ये बस्ती कहाँ पे है? जो कि बंगाल में
उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। तो फ्रैंको मार्टिन ने 1690 से 1692 ईस्वी में बंगाल के चंद्रनगर में जो एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना किया था, वो बंगाल में जो उस फ्रांसीसियों के गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था, यही चंद्रनगर था, चंद्रनगर नामक बस्ती था। तो याद कर लीजिए 1690 से 1692 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने बंगाल में चंद्रनगर में अपनी एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना की। और ये बस्ती कहाँ पे है? तो बंगाल में है, और बंगाल में उसकी अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया। किसने? फ्रांसीसियों ने। अब आते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर जो प्रभाव फैलने लगा, जो प्रभाव बढ़ने लगा, चूंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपना प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी जमा चुकी थी, इसलिए अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर जल्द ही दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। और यह संघर्ष चूंकि दक्षिण भारत के कार्नेटिक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इस युद्ध को, इस संघर्ष को आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को कार्नेटिक युद्ध के नाम से भी जाना गया है। तो क्या मेरे बच्चों आप सभी कंफ्यूज हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, आप सब समझ जाइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों की सबसे अंतिम कंपनी थी, यानी कि सबसे अंत में, सबसे लास्ट में, सबसे बाद में कौन सी यूरोपीय कंपनी थी? तो आपका जवाब होगा, आपका आंसर मिलेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में जिस यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, वह कौन कंपनी थी? तो यही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के क्रम में सबसे लास्ट, सबसे अंतिम, सबसे बाद की कंपनी थी। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में जिस यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, वह थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने भारत के अंदर अपनी पहली कोठी स्थापित की थी सूरत में। सूरत कहाँ पे है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये है भारत का मैप, भारत का मैप तो आप सब देखे होंगे ना, ये भारत का मैप है। आर्टिस्ट नजरिए से मत जाइए, हमारा उद्देश्य है मैप को बहुत अच्छे से बनाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैप को समझना है, स्थान कहाँ है, मैंने वो चीज़ आपको मैप में यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये स्थान आपका है गुजरात का, और इसी गुजरात में आपका सूरत है। यहाँ आपको JNK जम्मू कश्मीर, ये आपका दक्षिण भारत हो जाएगा, ये उत्तर भारत हो जाएगा,
ये आपका पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा और ये आपका पश्चिमी भारत है। तो ये पूर्व वाला क्षेत्र है, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये नॉर्थ वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत है और ये आपका उत्तर भारत का मैदान है। तो यहाँ आपको गुजरात वाले क्षेत्र में सूरत मिलेगा और यही सूरत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1668 ईस्वी में किया था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत के अंदर सूरत में स्थापित होती है 1668 ईस्वी में। अब पहली फैक्ट्री फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने अगर सूरत में स्थापित की तो क्या इसके अलावा कोई और कोठी, कोई और कारखाना, कोई और केंद्र भी स्थापित किया था? बिल्कुल, एक और कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने स्थापित किया था। मरकारा ने दूसरी कोठी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों में मरकारा ने स्थापित की थी। तो मरकारा ने भारत में फ्रांसीसियों की एक दूसरी कोठी स्थापित की। कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम आपका दक्षिण वाले क्षेत्र में पड़ेगा और इस दक्षिणी वाले क्षेत्र में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। कब? 1669 ईस्वी में। यानी फ्रांसीसियों की पहली कोठी गुजरात वाले क्षेत्र में सूरत में स्थापित की गई थी 1668 में और दूसरी कोठी मछलीपट्टनम यानी दक्षिण भारत में स्थापित किए थे। कौन? मकराना ने 1669 ईस्वी में। अब 1690 से लेकर 1692 ईस्वी में आइए और 1690 से 1692 ईस्वी में एक याद कीजिएगा नाम, फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन ने 1690 से 1692 ईस्वी में बंगाल में एक स्थान है, एक प्लेस है चंद्रनगर, और इस चंद्रनगर में अपनी एक महत्वपूर्ण बस्ती स्थापित की। बस्ती का मतलब होता है कोई एक क्षेत्र को अपने कामकाज के लिए स्थापित की। तो उस बस्ती की महत्वपूर्ण बस्ती वो थी चंद्रनगर वाली। तो उस चंद्रनगर में एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना की जो कि बंगाल में उनकी फ्रांसीसियों की गतिविधियों का ये चंद्रनगर वाली बस्ती मुख्य केंद्र बनी। इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर प्रभुत्व बढ़ता गया, प्रभाव बढ़ता गया। और इस प्रभाव को जब बढ़ने लगा, चूंकि इनसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनियों ने जमा चुकी थी, इसलिए अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए अब हो जाता है लड़ाई, अब हो जाता है युद्ध। क्योंकि जब दो शक्तिशाली लोग किसी भी क्षेत्र में आ जाते हैं, आगमन हो जाती है, तो वहाँ युद्ध के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। अगली पार्टी सोचेगी कुछ ऐसा करे कि हमारी प्रभुत्व कायम हो जाए, और वो सोचेंगे कि हमारी प्रभुत्व कायम हो जाए। तो दोनों अपने अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए करते हैं युद्ध। कैसे? आज के लोकतंत्र में भारत सरकार में एक पार्टी बीजेपी है, दूसरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, और इन दोनों पार्टियों में आपस में लोकतांत्रिक तरीके से युद्ध होता रहता है। लोकतांत्रिक युद्ध जनता के मतदान से होती है और एक चुनावी प्रक्रिया के तहत होती है। हम ये नहीं, हर युद्ध तीर और धनुष तोपों से नहीं होती है। लोकतंत्र का युद्ध
चुनावी प्रक्रिया के तहत पूरी करवाई जाती है। तो भाजपा सत्ता में भाजपा आने के लिए अपना श्याम दाम दंड भेद अपनाती है, अगली पार्टी आने के लिए वो भी अपनी रणनीति बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत अब जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपना प्रभाव जमा लिया था, प्रभाव बढ़ने लगा था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इनका प्रभाव बढ़ने को लेकर देखकर उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपना प्रभाव जमा चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये तो फ्रांसीसी भी अपना प्रभाव वर्चस्व कायम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी नहीं होगी। तो इस नाते एक तरफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत के अंदर प्रभाव जमाया, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपना पैठ जमा चुकी थी। अब अपने पैठ को जमा प्रभाव को लेकर जल्द ही इन दोनों कंपनियों की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में आपस में हो जाते हैं संघर्ष, युद्ध, रणनीति। तो जब ही दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की हो जाती है शुरुआत, और यह संघर्ष चूंकि दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में होता है। मैंने आपको ये मैप में दक्षिण वाला क्षेत्र आपको यहाँ बताया। तो इस दक्षिण वाले क्षेत्र में ये संघर्ष चला था। और दक्षिण वाले क्षेत्र में कहाँ पे, तो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक कहाँ है, ये आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र है। और ये इस कर्नाटक वाले क्षेत्र में यहाँ पे क्या है, कर्नाटक, और इसी कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये संघर्ष होता है। इसलिए इसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहा जाता है। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष क्यों कहा जाता है कि आंग्ल का मतलब अंग्रेजी और कर्नाटक का मतलब होता है कर्नाटक, जहाँ जो कि कर्नाटक में युद्ध होता है। और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कार्नेटिक युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी कहा जाता है। क्योंकि ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, इस नाते इसे कार्नाटिक युद्ध से जाना जाता है। तो याद कर लीजिएगा, 1690 से 1692 ईस्वी में, 1690 से 1692 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने बंगाल में एक स्थान है चंद्रनगर, और चंद्रनगर में अपनी एक महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना करते हैं, जो कि यह बस्ती बंगाल में उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर प्रभाव बढ़ने लगा, और उस प्रभाव को बढ़ने को देखकर अंग्रेजों में एक हड़कंप मचती है। चूंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना पैठ, अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी, इसलिए इन अपने प्रभुत्व को लेकर होता है संघर्ष। अपने प्रभुत्व को लेकर दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में होता है संघर्ष, और इस दक्षिण वाले क्षेत्र में ये संघर्ष कर्नाटक में होता है, कार्नेटिक क्षेत्र यानी कर्नाटक में होता है। इसलिए इस संघर्ष को कहा गया आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चूंकि कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुआ था, इस नाते कार्नेटिक युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कार्नेटिक क्षेत्र वाला संघर्ष कब तक चला था, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कार्नेटिक क्षेत्र में 3 बार हुआ था।
एक प्रथम कर्नाटक युद्ध आप पढ़ोगे, दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप पढ़ोगे और तीसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ोगे। पहला कर्नाटक युद्ध आप पढ़ोगे 1746 से 1748 ईस्वी में। पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, और दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है, पहला कब खत्म हुआ था? अब देखिए, आपको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक आंग्ल फ्रांसीसियों का युद्ध 3 बार लड़ा गया था। तीनों कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुआ था, दक्षिण भारत के कर्नाटक वाले क्षेत्र में। इस नाते इस संघर्ष को, आंग्ल फ्रांसीसी के संघर्ष को कार्नेटिक क्षेत्र भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। और एक प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरा तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 1748, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से 1763। देखिए, याद करा रहा हूं। प्रथम कर्नाटक युद्ध याद कीजिए 1746 से 1748। तो 1746 में शुरुआत होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध की, 46-2-48 कितना साल चला था? तो 2 साल चला था, 2 वर्ष। एक प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 वर्ष का युद्ध था। 1746 में अगर शुरू होती है तो 2 साल बढ़ा के 48, 1748। अब 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाती है और महज 1 साल आराम करते हैं। ये आंग्ल फ्रांसीसी प्रथम कर्नाटक युद्ध जब समाप्त करते हैं तो 1 साल आराम करते हैं और पुनः दूसरे साल यानी 1749 में फिर आ जाते हैं और लड़ते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो 1749 से अब की 1754 तक लड़ते हैं, यानी 54-1 50, 50-4 54, 4 इधर 1 इधर, मतलब अब की द्वितीय कर्नाटक युद्ध 5 साल के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष करते हैं। कब से कब तक? तो 1754 से 1755। अब एक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध एक और होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से, और ये होता है 1758 से 1763 ईस्वी तक। यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त कब हुआ? 1754 में, और 1754 से अब 54, 55, 56, 57, 58, यानी 54 और 8 58। तो 4 साल आराम करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़कर, और 4 साल के बाद फिर वो 1758 में आ जाते हैं और 1763 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध की कूच करते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध कितने साल तक चला था? तो मेरे प्यारे बच्चों, तृतीय कर्नाटक युद्ध 58, 2 7, 3 63, 3 2 5 साल के लिए ये भी लड़ा गया था, 5 वर्ष तृतीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 54-1 50, 4 54, 5 साल की भी 5 वर्ष से भी लड़ा गया था, और 2 वर्ष प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 2 वर्ष के लिए। 1749 से 1754 5 साल के लिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं, और 1758 से 1763 तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं 5 साल के लिए। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध संघर्ष का ये तीनों युद्ध संघर्ष
आपको एक एक करके चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। आप प्रथम कर्नाटक युद्ध हेडिंग डालिए, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 1746 से 1748, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से शुरू होती है और 1748 तक चलती है, महज मात्र 2 साल। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित क्या है फैक्ट, आइए जानते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे, सबसे पहले आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का किससे संबंधित ये युद्ध हुआ था। तो आपको ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से ये प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 तक चला था, यह किस लिए लड़ा गया था। तो ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, बड़ा आ, छोटा सा पे बड़ी ई की मात्रा, टमाटर वाला टा पे वो नीचे रा लगा दीजिएगा और यहाँ पर या क्या मात्रा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित है प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस समय भारत का जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जब लड़ा गया था तो उस समय फ्रांस गवर्नर कौन था भारत में। तो भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जब लड़ा गया था तो उस समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो यही डुप्ले भारत का फ्रांसीसी गवर्नर था प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय। प्रथम कर्नाटक युद्ध जब लड़ा गया था तो भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। और इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण में लिख लीजिए ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट। ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रभावित था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से ये प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रभावित था। और उस समय जब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1746 से 1748 तक, तो उस समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। और यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या रहा। तो तात्कालिक कारण ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट एक नाम है। ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना इस युद्ध का, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तो उस समय ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट ने वहां फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया था और यही इस युद्ध का तात्कालिक कारण बना। इसी से प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और इस प्रकार इस युद्ध में कुल मिलाकर फ्रांस किसका पलड़ा भारी रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में कुल मिलाकर अगर ओवरऑल हम देखें तो फ्रांसीसियों का पलड़ा यहाँ भारी रहा। और फ्रांसीसियों का पलड़ा जब भारी रहा तो इस युद्ध के एक अंग के रूप में सेंट टोमे या अडयार का युद्ध, सेंट टोमे या अडयार युद्ध भी यहां लड़ा गया था,
जो कि महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब कौन अनिरुद्दीन की सेना और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। फ्रांसीसी सेना इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो फ्रांसीसी सेना विजयी हुई थी। तो नोट कर लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था तो उस समय भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में लड़ा गया था। तात्कालिक कारण यह था ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना। जलपोतों का मतलब होता है जल में चलने वाले। तो वहां आपको फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिए थे। कौन? ब्रिटिश एडमिरल बर्नेट ने पकड़ लिया था। तो ब्रिटिश एडमिरल बर्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना ये तात्कालिक कारण बना था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। इस प्रकार अगर ओवरऑल हम देखें तो कुल मिलाकर देखें तो फ्रांसीसियों का यहाँ पलड़ा भारी था, यानी फ्रांसीसियों का प्रभुत्व ज़्यादा था। फ्रांसीसी हावी थे और फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। इसलिए इस युद्ध में एक अंग के रूप में सेंट टोमे थे और सेंट टोमे या अडयार का युद्ध हुआ था। और इस सेंट टोमे या अडयार का युद्ध भी यहाँ लड़ा गया था। और ये अडयार का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब उस समय अनिरुद्दीन थे। अनिरुद्दीन की सेना लड़ा था। एक तरफ अनिरुद्दीन की सेना और दूसरे तरफ कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। तो महफूज खां के नेतृत्व वाली कर्नाटक के नवाब में अनिरुद्दीन की सेना थी और फ्रांसीसी सेना के तरफ से कैप्टन पैराडाइज का नेतृत्व था और इन्हीं दोनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था और फ्रांसीसी की सेना अंततः इस युद्ध में जीत जाते हैं, विजयी होते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में विजय कौन हुआ था? तो आपको भूलना नहीं है, फ्रांसीसियों ने जीता था। फ्रांसीसियों ने विजयी हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो फ्रांसीसियों की सेना इस प्रथम कर्नाटक युद्ध में विजय हासिल की थी। तो यह प्रथम आर्य फ्रांसीसी अंततः एक संधि हो जाती है, एक्स-ला-शापेल की संधि। अगर आप सब पढ़े होंगे हिस्ट्री की कोई बुक तो आपको एक्स-ला-शापेल की संधि वहां आपको पढ़े होंगे। तो यही एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत आर्य फ्रांसीसी का संघर्ष रुकता है। आज एक्स-ला-शापेल की संधि कब हुआ था? तो 1748 में हुआ था और इसी संधि के तहत यह आर्य फ्रांसीसियों का युद्ध समाप्त हुआ था। तो आपसे अगर कोई पूछे या परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1758, 1746 से 1748 आपको याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और समाप्त कब हुआ था? तो 1748 में एक संधि होती है, संधि को याद रखना है, एक्स-ला-शापेल की संधि। 1748 में एक्स-ला-शापेल संधि के तहत
प्रथम कर्नाटक युद्ध आगे फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हो जाती है। और इस युद्ध में कौन विजयी होता है? तो फ्रांसीसी की सेना विजयी होती है। तो आप सब लिख लीजिए, एक बार पुनः मैं निकाल कर देता हूं। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं 1749 से 1754, 5 साल के लिए। और 1758 से फिर 1763 तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं 5 साल के लिए। तो आप सब लिख लीजिए, एक बार मैं पुनः निकाल कर दे रहा हूं, जिससे आप सभी को समझने में कोई कठिनाई ना होनी पाए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में आई थी। जो यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे अंत में आई थी वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1664 में फ्रांस का सम्राट लुई 14वां था और लुई 14वां का एक मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक सरकारी संस्था थी। यह एक सरकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी संस्था थी? तो आपको याद रखना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो लुई 14वें का कोलबर्ट ने का मंत्री कोलबर्ट ने स्थापित किया था 1664 में, वह सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है 1668 में। कहाँ? सूरत में। और दूसरी को थी 1668 में पहली स्थापित करती है सूरत में। तो एक साल बाद 1669 में दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित करती है। कहाँ? मछलीपट्टनम में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की दोनों फैक्ट्री आप याद कर लीजिए, पहली सूरत में 1668 में, दूसरी मछलीपट्टनम में 1669। मछलीपट्टनम वाला कौन स्थापित किया था? तो मरकारा नाम याद कर लीजिएगा, इन्होंने स्थापित किया था। 1690 से 1692 में फ्रैंको मार्टिन ने बंगाल में एक स्थान चंद्रनगर है, यहाँ एक अपनी महत्वपूर्ण बस्ती की स्थापना बनाई थी, जो कि बंगाल में उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर प्रभाव बढ़ने लगा। और जब प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि इससे पहले फ्रांसीसियों से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत के अंदर अपने प्रभाव जमा चुकी थी, और इस दोनों के प्रभाव जमा लेने से अब होता है संघर्ष यानी कि युद्ध। इसलिए अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर जल्द ही दोनों कंपनियों यानी फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच होता है संघर्ष। तो संघर्ष कहाँ होता है? क्योंकि यह संघर्ष दक्षिण भारत के कर्नाटक वाले क्षेत्र यानी कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे आगे फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक क्षेत्र भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी आगे फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया 1746 से 1748, 2 साल के लिए। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था, इससे प्रभावित था। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था तो उसमें भारत का फ्रांसीसी सम्राट गवर्नर डुप्ले होता है, और इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था प्रथम आगे फ्रांसीसी युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना, ये रहा तात्कालिक कारण। इस प्रकार इस युद्ध में कुल मिलाकर फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा। अब जब फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा तो विजयी कौन होगा? जाहिर सी बात है, जो पलड़ा भारी रहेगा वही पक्ष का जीत होगा, वही पक्ष विजयी रहा। तो इस नाते प्रथम कर्नाटक युद्ध में विजय कौन हुआ था? तो फ्रांसीसियों की सेना का विजय हुआ था। इस प्रकार इस युद्ध में कुल मिलाकर फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी पड़ा।
इस युद्ध में एक अंग के रूप में सेंट टॉमे या अडयार का युद्ध भी लड़ा गया, जो कि महफूज खां के नेतृत्व वाली, महफूज खां एक नाम है, इनके नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब थे अलाउद्दीन की सेना, और एंटी पार्टी के में नेतृत्व किया था कैप्टन पैराडाइज। इसके नेतृत्व में फ्रांसीसी की सेना थी और दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया था और अंततः फ्रांसीसी की सेना विजयी घोषित होती है, विजयी रहती है। और अब युद्ध की समाप्ति कैसे होता है संधि। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में जिस संधि के तहत युद्ध की समाप्ति होती है वो संधि होती है यक्स-ला-शापेल की संधि। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि यक्स-ला-शापेल की संधि के अंतर्गत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। यक्स-ला-शापेल की संधि कब होती है? तो 1748 यानी 1748 में यक्स-ला-शापेल की संधि होती है और इस संधि के तहत आंग्ल फ्रांसीसियों की संघर्ष समाप्त हो जाता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब ये रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध तक सारी जानकारी जो आपकी परीक्षा में यहाँ से फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं और आपसे परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियोस को 2-4 बार लगातार देख लीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। हेडिंग डाल दीजिए 1754 से 1749 से 1754, 1749 से 1754 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से 1763। और ये इस दोनों युद्ध पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके बीच बहुत जल्द आएंगे नया एपिसोड लेकर, नया वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप सभी से बस यही हाथ जोड़ के, आप सभी से साहिदय कोट के प्रणाम करते हुए आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है और इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म को अपना परिवार समझकर इस चैनल पे आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को 2-4 बार लगातार देख लीजिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर कीजिए। वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के सभी नागरिकों तक इसे पहुंचा दीजिए। और आप सब फटाफट चैनल से जुड़ते हुए चैनल पर आइए, हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। बस आप सभी का यही प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा फुल सिलेबस के साथ पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम आपको निःशुल्क घर बैठे उपलब्ध कराएंगे, पूरा PDF सहित उपलब्ध कराएंगे। और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो बेहतर से बेहतर एजुकेटर को भी आमंत्रित करके पूरा सिलेबस निःशुल्क उपलब्ध करवाने का गंगा एकेडमी आप सभी के लिए साथ खड़ी है। बस आप सभी गंगा एकेडमी के साथ आ जाइए। तो चलिए हम बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में नया एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बब्बा। बहुत जल्द मुलाकात होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइएगा। थैंक यू।